सबसे पहले है बच्चों अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की नीति। अंग्रेजी शासकों द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार शुरू कर दिया था। इस अंग्रेजी भाषा के प्रसार का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी भाषा प्राप्त जो भारतीय होंगे वो अंग्रेजों के समर्थक होंगे। तो अंग्रेजी भाषा के प्रसार का उद्देश्य भारतीयों को अपना समर्थक बनाना था। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा संपर्क की भाषा बनी, यानी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में ये एक संपर्क की भाषा बन गई। और भारतीय लोग थे वो अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आने लगे। यानी अभी तक तो भारतीय केवल भारत का साहित्य ही पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हुआ तो वे अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ने लगे। बच्चों, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी माध्यम तथा अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देने की नीति बनाई थी। यानी ये भारत में जो अंग्रेजी की शिक्षा देने की नीति थी, ये लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई थी। लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य था कि शिक्षा द्वारा, यानी अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो वैसे तो भारतीय हों, लेकिन आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी हों, यानी वो भारतीय होते हुए भी अंग्रेजों के समर्थक हों। और बच्चों, हम सभी जानते हैं कि मैकाले अपने इस उद्देश्य में काफी हद तक सफल भी हुआ। बच्चों, ये हमने जाना कि किस तरह अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा देने की नीति बनाई। अब हम देखते हैं कि उस समय भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी। तो बच्चों, देश में शिक्षा के लिए पाठशाला, मकतब और मदरसे थे। उच्च शिक्षा जो थी वो केवल अभिजात वर्ग के लोगों तक सीमित थी। यानी जो समाज का उच्च वर्ग था, जो समाज में अमीर वर्ग था, वही लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। उच्च शिक्षा संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण तथा चिकित्सा विज्ञान की दी जाती थी। यानी उच्च शिक्षा में इन विषयों का अध्ययन किया जाता था। और देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति थी, यानी जो पहले से शिक्षा पद्धति चली आ रही थी वही शिक्षा पद्धति उस वक्त भारत में थी। अब अंग्रेजों ने जब नई अंग्रेजी शिक्षा नीति बनाई तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह भारत में इस पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत हुई। अंग्रेजों द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत हुई। हम सभी जानते हैं बच्चों, पाश्चात्य यानी पश्चिमी शिक्षा की। पाश्चात्य जगत के नवीन विचार और आधुनिक विज्ञान का भारत में आगमन हुआ। यानी जो ये अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की नीति थी, इससे भारत में जो लोग थे वो पश्चिमी विचारों से भी अवगत हुए कि पश्चिम में क्या हो रहा है। और दूसरी बात कि भारत में आधुनिक विज्ञान का आगमन हुआ। आधुनिक शिक्षा के प्रसार में सरकार के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी केवल अंग्रेजी सरकार जो थी वही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, आधुनिक शिक्षा का प्रसार नहीं कर रही थी, बल्कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उन्होंने भी भारत में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूलों की उन्होंने स्थापना की, जहां पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब देखते हैं बच्चों कि जब ये अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा की भारत में शुरुआत हुई तो इस शिक्षा का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। बच्चों, भारत में 19वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। यानी इस अंग्रेजी भाषा से शिक्षा देने वाली, अंग्रेजी भाषा माध्यम वाली शिक्षा की शुरुआत हुई थी। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति की शुरुआत हुई। यानी ये जो अंग्रेजी शिक्षा नीति थी ये उदारवादी शिक्षा नीति थी। भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। इस आधुनिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रभाव भारत पर यह पड़ा कि भारत में विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, क्योंकि पश्चिमी देशों में उस समय विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की हो रही थी, उन्नति हो रही थी, जबकि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति उस समय तक नहीं हुई थी। लेकिन जब भारत में आधुनिक शिक्षा ये आई तो इससे भारत में भी तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास होना शुरू हो गया और भारत का वैज्ञानिक युग में प्रवेश हुआ। भारत में
विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और विश्वविद्यालयों में विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। यानी विश्वविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा देने के लिए अलग से विभाग बनाए गए। भारतीयों द्वारा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इस विषय का चुनाव किया जाने लगा और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो जब बच्चों विश्वविद्यालय स्थापित हुए, विश्वविद्यालयों में विज्ञान विभाग बने, तो जो भारतीय थे उन्होंने भी विज्ञान विषय को पढ़ने में बहुत रुचि ली और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भी किए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीयों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा था। बच्चों, महेंद्रलाल सरकार जी जो थे, इनके द्वारा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। यानी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उनके द्वारा 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की गई। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना भी की गई। जो ये साइंस कांग्रेस थी, इसके अधिवेशन में देश के वैज्ञानिक जो है वो भाग लेते थे और जब देश के कई वैज्ञानिक इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते थे तो उससे उनके विचारों का आदान प्रदान होता था और साथ ही साथ वो क्या कार्य कर रहे हैं इस बारे में भी उन्हें एक दूसरे के कार्यों के बारे में जानकारी मिलती थी और विचारों का आदान प्रदान होता था। बच्चों, अब हम देखते हैं कि उस समय भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान की शिक्षा ली और इसके क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किए, वो कौन कौन थे। तो बच्चों, ये हैं प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। ये हैं जगदीश चंद्र बसु जी, जिन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अगले वैज्ञानिक हैं मेघनाथ साहा जी, इन्होंने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त की थी। बच्चों, ये हैं बीरबल साहनी जी और आगे हैं सीवी रमन जी, जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। ये श्री निवास रामानुजन हैं, जो कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया। ये विश्वेश्वरैया जी हैं, जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के महान वैज्ञानिक हुए हैं।